31 का आंसर है बी। इसमें क्या है कि आर्टिकल 51A जो है उसके अकॉर्डिंग जो ड्यूटीज़ क्या है हर एक सिटीज़न की उसमें दिखाया है। जैसे DPSPs जो है आर्टिकल 50 कहाँ से लेके कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से बताओ पार्ट 4A में। ओके, और ये ड्यूटी जो है आर्टिकल 51A में, और ये कौन से पार्ट में है, पार्ट 4A में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें कि कैसे अबाइड बाय करना है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिस्पेक्ट करना, आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, चेरिश और फॉलो करने हैं नोबल आइडियाज़, ठीक है। नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करना है सोवरेनिटी, ठीक है, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, डिफाइन करना है कंट्री को, रेंडर करनी है नेशनल सर्विसेज, ठीक है, प्रमोट करना हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, रिनाउंस करनी है प्रैक्टिसेस जो कि डेरोगेटरी हैं डिग्निटी ऑफ वुमेन के लिए, वैल्यू और प्रिजर्व करना है रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री, नेचुरल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इसको इम्प्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है, कंपैशन होना चाहिए लिविंग क्रिएचर्स के लिए, ओके। साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को डेवलप करना है, स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। ये 3 जो हैं ये आए हुए थे, ठीक है। इसमें ये वाला एंड दिस वन, ओके। लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ जो हैं ये कवर करती हैं ड्यूटीज़ जो हमने ऊपर बताई, और ये ड्यूटीज़ जो हैं ये कवर नहीं करती हैं वोट कास्टिंग, वोट भी नहीं, पे टैक्स करना, फैमिली प्लानिंग भी नहीं, एंड सो ऑन, ठीक है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ सबसे पहले स्टार्टिंग में कितनी थी, 8, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दी गई हुई थी, ठीक है। अब हम 31 के आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। 31 के आगे क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये क्या है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी जो है अप्रूव होनी चाहिए दोनों हाउसेस के द्वारा, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स, लेकिन विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। याद करो पहले 2 था, फिर अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद कौन कितने मंथ आगे थे, 1 मंथ, ओके। फिर उसके बाद इफ़ अप्रूव, इसलिए ये वाला क्वेश्चन ये स्टेटमेंट गलत है। इफ़ अप्रूव बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अगर दोनों हाउसेज से अप्रूव हो जाएगा पार्लियामेंट के, इमरजेंसी कंटिन्यू होगी 6 मंथ के लिए, ओके। कैन बी एक्सटेंडेड, और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू एन इनडेफिनेट पीरियड विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ, ठीक है। इमरजेंसी कंटिन्यू होती है 6 मंथ के लिए और एक्सटेंड हो सकती है इंडेफिनेट पीरियड तक विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ, राइट। स्टेटमेंट 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा बी, सॉरी बी, ओके। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सप्लेनेशन हम इसकी बाद में पढ़ेंगे आफ्टर 5 और 10 क्वेश्चंस, ओके। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का कि नहीं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है, सेकुलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर के पॉइंट्स जो है टिप्स पे होने चाहिए। जैसे कि ये रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ये था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ओके। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। सेकुलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, सेकुलर, फेडरल, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब थे, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, यस, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जो ये था। तो आंसर होगा 1, 3 एंड 4, दिस वन, ओके। अब 34 ये हैं कि फीचर्स दिए हैं और कहाँ से बोरो किए रहे हैं, ये सारा आपको लर्न होना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 3 सैलियन फीचर्स में है, स्टैटिक वालों की चीज़ों की एक्सप्लेनेशन पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, कुछ करंट का होगा या कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो मैं डिस्कस कर दूँगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पता है हमने DPSP से ली हुए हैं, ये तो ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रेंच से लिए हैं, नो। लिबर्टी फ्रेटर्निटी वाले वो जो थे वो फ्रेंच से लिया हुआ था। फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं USA से, कहाँ से, USA से, ओके। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यस, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन से पेयर्स करेक्टली मैच है, 1 एंड 3, ओके। सी इसका आंसर होगा।
35 क्वेश्चन जो है उसको कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी जो है नॉट अमेंडेड बाय द 42nd। हमें पता है कि डीपीएसपी में अमेंडमेंट हुई थी, एक 42nd अमेंडमेंट से आया था, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट से भी आया था, 44 अमेंडमेंट से मिनिमाइज इनइक्वालिटी वाला आया था। अभी हम जो हमें याद है वो देखते हैं हम, ठीक है। एक्टिव लर्निंग ऐसे करी जाती है कि 44th अमेंडमेंट हुई थी एक, पता है हमें, उसमें क्या था, 38 आर्टिकल में आया था मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ वाला, याद है। फिर उसके बाद 42nd में एक कौन कौन सा आया हुआ है, बताओ बताओ, करो याद। 42nd में आया था कि सिक्योर करनी है अपॉर्चुनिटीज़ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 39 इसके मैं लिखती हूँ 42nd वाले कौन कौन सी आए हुए हैं इसमें, ठीक है, आए हुए हैं। ये तो नॉट में पूछा हुआ है, उसको बाद में देखते हैं। 42nd में आया था 39, जिसमें क्या था, सिक्योर करनी है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। 39A प्रमोट करना है इक्वल जस्टिस टू द पुअर, इक्वल जस्टिस प्रमोट करना है इक्वल जस्टिस, प्रोवाइड करनी है फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल 39A। 43A आया था, जिसमें क्या था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज होगा। 48A जो था वो क्या था, प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये रिवाइज करो मेरे साथ, ओके। 42nd अमेंडमेंट में ये चार आए थे, 39, 39A, 43, 39, 39A, 43A, 43A, जिसमें क्या था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये मेरे को थोड़ा बोलते हैं। 48A जिसमें इन्वायरमेंट के रिलेटेड था, और एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ओके। 42nd में ये चीज़ें आई थी। अब उन्होंने पूछा कौन सी नहीं ऐड करे गए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ये हमें पता है कि ये 86th अमेंडमेंट से आया है, ठीक है, 86th अमेंडमेंट से। टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, ये 42nd से आया, ठीक है, 42nd से आया ये, ठीक है, 42nd से आया 43A आर्टिकल के तहत, ओके। मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, ये आया है 38 आर्टिकल और 44th अमेंडमेंट से आया है। तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछे थे ये कि कौन से नॉट एडेड है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो वो है 1 and 3, ओके। तो ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 and 3, ठीक है। जो ये हैं फर्स्ट एंड थर्ड वाला, ये जो है ये 42nd अमेंडमेंट से नहीं आए हैं, ठीक है। आंसर इज 35 का आंसर इज सी। 36 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको अच्छे से पॉलिटी लक्ष्मीकांत प्लस जो स्पेक्ट्रम है उसके दोनों को साथ में रख के पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से। प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, यस 1935 में किया था। कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स, वन इज करेक्ट, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरलिज्म इन ऑल द प्रोविंसेस, बाईकैमरलिज्म तो इंट्रोड्यूस करा था, यस, लेकिन ऑल द प्रोविंसेस में नो, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, ठीक है। इसको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें आ जाएगा आंसर वन ओनली, तो इसका आंसर है ए, वन ओनली, ठीक है। 37 क्या है, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया में यहाँ पे कोई लेजिस्लेशन नहीं है विच जो गवर्न करे लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट्स फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट्स। कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो अवार्ड करेगा मॉनिटरी कंपनसेशन टू द विक्टिम्स इन सच केसेस, ठीक है। इसके करेक्ट क्या है, अब ये क्वेश्चन नंबर 37 की हम स्टेटमेंट हम यहीं से पढ़ेंगे, ठीक है। 32 33 ये हमारा हो गया था, 35 36 37, ठीक है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट जो है ये वॉयलेशन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का। कॉन्स्टिट्यूशन टॉर्ट जो है ये वॉयलेशन है वंस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ठीक है, पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, लेकिन पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स का, बाय एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट के एजेंट के द्वारा एक्ट करते हैं हिज और हर ऑफिशियल कैपेसिटी में, ठीक है। इंडिया में यहाँ पे कोई लेजिस्लेशन नहीं है जो गवर्न करे लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट्स, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, ठीक है। इट इज़ आर्टिकल 300, जो 300 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इनमरेट करता है लाइबिलिटी ऑफ द यूनियन और स्टेट इन द टॉर्शियस एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ जो है ये अवार्ड करता है मॉनेटरी कंपनसेशन विक्टिम को, कोर्ट ऑफ लॉ अवार्ड करता है मॉनेटरी कंपनसेशन टू विक्टिम इन सच अ केस, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान स्टेट वर्सेस
विद्यावती केस कोर्ट ने ऑर्डर किया था, ऑर्डर द डिफेंडेंट द स्टेट ऑफ राजस्थान जो है उसको कंपनसेशन पे करना होगा 15,000 का टू द प्लेंटिफ, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है रामा सुब्रमण्यम ने कहा नो वन कैन आइदर बी टैक्स्ड, टैक्स भी नहीं करेंगे किसी को, पेनलाइज भी नहीं करेंगे फॉर होल्डिंग एन ओपिनियन, ओपिनियन होल्ड करने के लिए विच इज़ नॉट इन कन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के साथ कन्फॉर्मिटी में नहीं होगा, ठीक है। अगर वैसा ओपिनियन कोई होल्ड करता है उसे ना तो टैक्स करा जाएगा ना तो पेनलाइज करा जाएगा, ओके। इट इज़ ओनली व्हेन हिज ओपिनियन गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, अगर उसका ओपिनियन जो है एक्शन में तब्दील हो जाता है, एंड सच एक्शंस, और वो जो एक्शंस हैं उससे इंजरी और हार्म लॉस या कुछ हो जाता है उस ट्रांसलेटेड एक्शन से, उसे बोलेंगे टॉट जो है वो लाई करता है, एक्शन इन टॉट कि उस एक्शन में टॉट विल लाई। कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट का हमें पता चल गया कि वायलेशन हो रहा है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का गवर्नमेंट के एजेंट के द्वारा, ठीक है। पर्टिकुलरली कौन से राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिया में कोई लेजिस्लेशन नहीं है, बस आर्टिकल 300 में जो है लाइबिलिटी जो है यूनियन और स्टेट की टॉर्शियस एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट में इनमरेट करी गई हुई है। कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला था मॉनेटरी कंपनसेशन टू द विक्टिम देना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान वर्सेस विद्यावती केस में ऐसा बोला था, ऑर्डर किया था डिफेंडेंट दैट इज़ द स्टेट ऑफ द राजस्थान को कंपनसेशन पे करनी होगी 15,000, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि कोई भी ओपिनियन जो है जब तक ट्रांसलेट नहीं होता एक्शन में और वो एक्शन इंजरी हार्म या लॉस नहीं कर सकता, ठीक है, तब तक बोलेंगे कुछ, अगर हो जाएगा देन एक्शन इन टॉट विल दैट एन एक्शन इन टॉट विल लाइक। क्वेश्चन जो हमने पीछे वाले पढ़ लिए इसको हम गो थ्रू हो जाते हैं। ये पढ़ा कि ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। प्रोविंसेस में, प्रिंसली स्टेट्स में एज यूनिट्स, ठीक है। पावर सेंटर्स में डिवाइड कर दिए किसमें, फेडरलिस्ट, प्रोविंशियल और कॉन्टिनेंटलिस्ट, ठीक है। सेंट्रल जो हम ठीक है यूनिट्स में डिवाइड कर दिए कैसे, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्टिनेंटलिस्ट। रेजिडरी पावर्स वाइसरॉय के पास है, डायरकी को एबॉलिश कर दिया है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। प्रोविंसेस जो हैं उसको अलो किया है ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अपने डिफाइंड स्फीयर्स में जो प्रोविंसेस हैं वो एक्ट करेंगे ऑटोनॉमस यूनिट्स की तरह। एक्ट जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है प्रोविंसेस में, ठीक है। गवर्नर जो है वो एक्ट करेगा एडवाइस ऑफ मिनिस्टर से, ओके। डायरकी को अडॉप्ट कर लिया है सेंटर में, ठीक है। सब्जेक्ट्स जो हैं ट्रांसफ़र हो गए हैं, रिजर्व सब्जेक्ट्स ट्रांसफर सब्जेक्ट्स डिवाइड हो गए हैं, सॉरी, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस तो करा है लेकिन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस, नॉट ऑल, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं इसके ये है कि फ्रेंचाइज को एक्सटेंड कर दिया है 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, उसको वोटिंग राइट मिल गया था। आरबीआई एस्टेब्लिश हो गया है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल कोर्ट जो है 1937 में आ गया है, ठीक है। एससी वर्कर्स सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं डिप्रेस क्लासेस जैसे एससी, वुमेन और लेबर वर्कर्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फेडरल कोर्ट जब है सेटअप हुआ है कब, 1937 में, ठीक है। तो 35th क्वेश्चन हमने देख लिया। ये 39, 39A, 43A, 48A जो है ये 42nd के अंदर कौन कौन से हैं। 44th का ये मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी अपॉर्चुनिटीज़, ये 4 चीज़ें याद रखना, इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ आर्टिकल 38 के अंदर। 86 से 45 अमेंडमेंट आया है, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट का भी आया हुआ, फंडामेंटल ड्यूटी भी आई थी, ठीक है। 86 अमेंडमेंट से 11 वाली। 34th वाले में हमने ये पढ़ लिया, ये हमें पूरी सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1935, इसमें फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पीएससी, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, रेट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म, ये सब आए हैं। यूएस से फंडामेंटल राइट्स आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो भी यहाँ से आया, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट की होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का रिमूवल। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमें डीपीएसपी मिला है,
अगर हमने मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेट करने हैं, ये फॉरगेट कर जाती हूँ मैं, ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम वो चीज़ें जो सेंटर के रिलेटेड है। फेडरेशन होगी स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ, रेजिडरी पावर सेंटर में होगी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये याद रख लेना कि कैनेडियन सी, इसको निमोनिक टाइप, ठीक है, कैनेडियन जो है ये सी से याद रखना, और ये सेंटर वाली चीज़ें, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में जॉइंट सिटिंग है, कॉन्फ्रेंस प्लेस, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है, एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जर्मनी में क्या है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। रशिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे क्या आया है, जस्टिस आया है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रेम्बल। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में है आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और इन द प्रेम्बल, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ किससे आया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। 34 हो गया, ये 33 क्वेश्चन को हम, हाँ, ये बेसिक स्ट्रक्चर के जो ये ऊपर हमने डिस्कस करा था, केशवानंद बादी केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्स आती रहेंगी वो रीअफर्म करता जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये देखो 1973 में, ठीक है, उसने जजमेंट ऑफ गोरखनाथ केस 1967 को ओवररूल कर दिया था, अपील कर दिया था वैलिडिटी 24th अमेंडमेंट 1971 एक्ट से, और उसने बोला था पार्लियामेंट को एम्पावर करा है, वो अब्रिज कर सकती है, टेक अवे कर सकती है कोई भी फंडामेंटल राइट्स। सेम टाइम पे उसने ले डाउन किया था न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने रूल किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो पार्लियामेंट की आर्टिकल 368 के अंदर वो अप्लाई नहीं होती है आल्टर करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है अब्रिज भी नहीं कर सकती, टेक अवे भी नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन वाज रीअफर्म और अप्लाई किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। 1975 में इंदिरा गांधी नेहरू गांधी केस में आया था ये, ठीक है। अब एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में ये जो पॉइंट्स थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, इन तीनों के बीच में, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कैरेक्टर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ये जो है ये सब आ जाएगा। जस्टिस के रिलेटेड ये है सुप्रीम कोर्ट की पावर और हाई कोर्ट, ठीक है। 32, 136, 141, 142, 32, 136, 141, 142, पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट 226 और 227, ये गलत कर दिया, ठीक है। और पार्लियामेंट के लिए जो था फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में, प्रिंसिपल्स और एसेंस अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, फ्रीडम डिग्निटी इंडिविजुअल की, ठीक है, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, वेलफेयर स्टेट, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो कौन जिसके आता है, जिससे आता है डीपीएसपी से, ओके। और पॉलिटिकल जस्टिस कौन प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पीछे हमने वो सिविक इक्वालिटी में भी पढ़ा था ना, वो जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल जो था वो सिविक इक्वालिटी के अंडर था। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो गए हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमने पढ़ा, और ये, हाँ, 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 2 मंथ से 1 मंथ के अंदर टाइम रिड्यूस हो गया था आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसीज में, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट था, इनकरेक्ट था क्योंकि वहाँ 2 मंथ्स बोला था, ठीक है। ये है कि अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशू करा जाए टाइम जब लोकसभा जो है डिसॉल्व हो गई है, या डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा जो है टेक प्लेस होगी पीरियड ऑफ 1 मंथ बिना अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन के, प्रोक्लेमेशन जो है वो सर्वाइव करती है 30 दिन के लिए, 30 दिन 1 मतलब 1 मंथ, फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी उसकी फर्स्ट सिटिंग, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग से, प्रोवाइडेड राज्यसभा जो है मेन टाइम में अप्रूव कर दे। अगर दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव कर गया है, इमरजेंसी कंटिन्यू होगी 6 मंथ के लिए, और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम इंडेफिनिट पीरियड के लिए। पार्लियामेंट से अप्रूवल होगा हर 6 मंथ्स में, हर 6 मंथ्स में अप्रूवल होगा। प्रोविजन जो है पॉलिटिकल पार्लियामेंट अप्रूवल जो है ऐड करा गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से, ठीक है। ये हो गया 32 तक, ठीक है। ये हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। 35, 36 ये हो गया, 37 हमारा हो गया है। अब हमने 38 क्वेश्चन से
उसका एनालिसिस ये पढ़ना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन टॉर्च का क्या था, इंडिया यहाँ पे कोई लेजिस्लेशन नहीं है जो गवर्न करे लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर टॉर्च कमिटेड बाय सर्वेंट्स। 37 का ये सही है। एक सेकेंड, इंडिया में यहाँ पे कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है लाइबिलिटी ऑफ स्टेट फॉर द टॉर्च जो कि कमिट करें, कमिटेड बाय सर्वेंट्स। कोर्ट ऑफ लॉ जो है मॉनेटरी कंपनसेशन, हाँ ये राजस्थान के उसमें 15,000 हमने पढ़ा ना, ठीक है, ये वही है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम जो कि वर्ल्ड में प्रिवेल कर रहे हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो रेस्ट करती है विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलिंग पार्टी इन पावर जो है उसके क्या होता है, फेयर चांस ऑफ लूजिंग एन इलेक्शन, इलेक्शन लूज करने के उसके फेयर चांसेस होते हैं। हर एडल्ट सिटीज़न जो है उसका एक वोट है, ठीक है, हर एडल्ट सिटीज़न जो है उसके पास एक वोट है, ईच वोट जो है उसकी एक वैल्यू है, वेरी गुड। गवर्नमेंट मतलब सही है, गवर्नमेंट इज़ नॉट लिमिटेड बाय लॉज और रेगुलेशन, गवर्नमेंट जो है लॉज और रेगुलेशन से लिमिटेड नहीं है, क्या ये सही है। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है गवर्नमेंट को, ये भी हमें पता है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 1 2 and 3। देन अब 39 क्वेश्चन में है, डीपीएसपी जो है इंश्राइन करा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ऑर्गेनाइज करना एग्रीकल्चर और मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स, यस ये भी है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये भी है। लेकिन 39 क्वेश्चन में हमें पूछा है कि which of the directive principles given above are based on liberal intellectual principles। क्वेश्चन को हमने पहले पूरा पढ़ना है, देन हमने देखना है। डीपीएसपी सारे डीपीएसपी ही है, लेकिन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में कौन कौन सा है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है कि नहीं है, सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये तो सोशलिस्ट में था, वन तो नहीं होगा, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजिंग एग्रीकल्चर ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन, ये तो है, पक्का है, ठीक है। दिस वन है प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज, काउज काव्स मिल्च एनिमल्स कुछ ऐसे था, वो किस में था, गांधीयन आइडियोलॉजी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी गांधीयन आइडियोलॉजी में था, ये भी, और ये तो सोशल वाले में था। लिबरल इंटेलेक्चुअल का सिर्फ बी ऑनली आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इंडिया जो है वो पॉइनर था, ठीक है, जब वो आता है इसमें वोटिंग राइट्स, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आफ्टर इंडिया, इंडिया के बाद किसने दिया है, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या है कि यूएसए ने जो है 1967 में जाके दिया था, ठीक है। 1967 तक कोई वोटिंग राइट नहीं था, 65 तक, सॉरी 1965 तक यूएसए में लिया था, और इंडिया में जो है वो आया था 1950 में, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया था। आर्टिकल कौन सा, मैंने पीछे एक क्वेश्चन में भी बताया था, ठीक है, ये किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 326, 326, पीछे भी चेक कर लेना, यही बोला था कि कुछ और तो नहीं बोला, ठीक है। तो इसमें इंडिया के बाद जो है वो हमें याद रखना है कि वो सिर्फ यूएसए ने ही करा है, ठीक है, और बाकी का ये एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिस्पेक्ट में हमने ये पढ़ना है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह, आपको पता है ना, एक लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दोनों अलग अलग इंसान शेयर करते थे। पहला लेजिस्लेटिव बॉडी में कौन था, जीवी मावलंकर, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की को चेयर करते थे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है, राजेंद्र प्रसाद लेजिस्लेटिव बॉडी को नहीं कवर करते हैं, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट करा नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग 1947 में, क्या तब करा था, कब करा था, याद करो। इसको नेशनल एंथम जो है जनवरी 24 1950 में करा था, और सॉन्ग भी जनवरी 24 1950 को, और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद जी भी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट होगी
स्टेटमेंट जो है फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड जो है वो करेक्ट है, तो इसका होगा बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ठीक है, इसके लिए कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेनर ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन डिटरमाइन कौन करता है? पार्लियामेंट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, वो नहीं प्रोवाइड करता है। अभी इस स्टेटमेंट इन दोनों में से बताना है कि कौन सा करेक्ट है, तो इसका हम पहले एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है ये केम इनटू बीइंग कॉन्सिक्वेंट अपॉन द पासिंग ऑफ द 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 में हुआ था, और ये आर्टिकल 338 के अंडर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मॉनिटर करना, सेफ गार्ड करना है, प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉज। सेफ गार्ड करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा इफेक्टिवली ये प्रपोज किया गया है, सेटअप करना है सेपरेट नेशनल कमीशन एसटी के लिए, बाइफर्केट करना है, ठीक है, उनको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये होगा 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 से। एक्ट फर्दर अमेंड करता है आर्टिकल 338 को, इंसर्ट करता है न्यू आर्टिकल 338A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 में उन्होंने क्या पूछा हुआ था? स्टेटमेंट 2 में पूछा है कि हम आगे पढ़ लेते पहले, फिर क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में था कंडीशन सर्विस जो है, कंडीशन सर्विस और टेनर ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन वो जो है पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये थी, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है सेपरेट NCST के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। सही बोला है कि वो प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, आर्टिकल 338 के अंदर आता है, और 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके अंडर, ठीक है, आर्टिकल 338 में 338A आया है, ठीक है, उससे आए हैं नेशनल एग्जिस्ट SC एंड ST के लिए अलग से 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 से आर्टिकल 338 और न्यू आर्टिकल 338A आया है, ठीक है। नो, अब इसके बाद हम जाएंगे, नीचे वाली एक्सप्लेनेशन अभी हो रहा है, ठीक है। NCST के लिए ये एग्जिस्टेंस में है 2004 में, ये चेयरपर्सन का बना है, वाइस चेयरपर्सन है इसमें, और 3 अदर मेंबर्स है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर्स, अपॉइंटेड होगा प्रेसिडेंट से, वारंट अंडर हिज हैंड एंड से। कंडीशंस ऑफ सर्विस, टेनर ऑफ ऑफिस डिटरमाइन कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है, ठीक है, पार्लियामेंट नहीं, कौन करता है? प्रेसिडेंट। कंडीशन सर्विस कौन डिटरमाइन करता है NCSTs के लिए? प्रेसिडेंट, नॉट, ठीक है, प्रेसिडेंट करता है, पार्लियामेंट नहीं। कमीशन वेस्ट करता है, विद वेस्टेड है पावर्स टू रेगुलेट ऑन प्रोसीजर के लिए, इन्वेस्टिगेट करता है कोई भी मैटर जिसमें कोई कंप्लेंट हो, पावर्स हो, सिविल कोर्ट की पावर्स है इसमें कमीशन में, ट्राइंग द सूट एंड इन पर्टिकुलर रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, जैसे डिस्कवरी प्रोटेक्शन, कोई डॉक्यूमेंट को करना है, एविडेंस ऑन एफिडेविट पे, कोई पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, समन इशू करना है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस डॉक्यूमेंट, कोई भी अदर मैटर जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करे। वैसे ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना, जो ब्लैक में लिखा है इंपॉर्टेंट उसी से भी काम चल जाता है, बट कोई नहीं, टाइम है हमारे पास अभी, अभी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, 42 तक हो गए, लेकिन पीछे वाले की एक्सप्लेनेशन थोड़ी देख लेते हैं। ये जो हमने पढ़ा कि असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी में आ गया राजेंद्र प्रसाद, लेजिस्लेटिव में GV मावलंकर, 1946 के में अंडर कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई थी, ठीक है, मुस्लिम लीग मेंबर्स ने विथड्रू कर लिया था, ठीक है, असेंबली की स्ट्रेंथ 299 पे आ गई थी एज अगेंस्ट 389, ठीक है, 299 आ गई थी 389 से, ठीक है। फिर जो है ये कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप मई 1949 में आई थी, नेशनल फ्लैग, बस ये याद रख लिया, नेशनल फ्लैग वाला जुलाई 2022 1947, बाकी जनवरी 24 1950 में सॉन्ग एंथम और राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 11 सेशन हुए 2 साल के अंदर, ठीक है, ये याद रख लेना। ये प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950 से फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुई थी? 1951-52 में, ये भी याद रखना,
ठीक है। ये अभी हमने देखा कि इंडिया के बाद यूएसए था, उसका 1965 में था, इंडिया 1950 में था, जो पहले वाले थे। जो बाकी फ्रांस एंड जापान ऑप्शन में थे उनका ये 1944 एंड 45 है। ठीक है। बाकी ऊपर टीपीएसपी से वो हमारा हो गया। अब 43 क्वेश्चन से हम पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेट करता है बैंक एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। ये वो बैंक हैं जो टू बिग टू फेल, टू बिग टू फेल पढ़िए ना इकोनॉमी। ठीक है, टू बिग टू फेल। ये कुछ किसके अंदर है, आरबीआई के अंडर, इसके अंदर है ये आरबीआई के अंडर। ओके, इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे अभी हम आफ्टर फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अ पार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर क्या क्या है। राइट टू ट्रैवल अबाउट तो है, राइट टू द रोड इन हिली एरियाज है क्या, नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ स्टेट है क्या, फ्रीडम ऑफ साइलेंस है क्या। चेक करो इसको। इसका आंसर होगा सी, 1 2 एंड 4। 1 2 एंड 4 कैसे होगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ साइलेंस जो है वो आर्टिकल 19 के अंडर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि करेक्ट अबाउट राइट टू एजुकेशन, पता है आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट के अंडर आया था। 86 अमेंडमेंट जो है उसके साथ फंडामेंटल ड्यूटी 11th वाली आई थी, प्लस क्या आया था, आर्टिकल 21A आया था, डीपीएसपी आया था। ठीक है, 45A इट वॉज एडेड आफ्टर द पासेज ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, आफ्टर राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद हुआ है। यहाँ पे कोई ऐसे प्रोविजन नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है फ्री कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रन। 86 अमेंडमेंट से पहले ऐसा था क्या कुछ। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि कौन सी करेक्ट है राइट टू एजुकेशन। ये इंक्लूड करता है स्टेट शेल इंडेवर करके प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट करे एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 ईयर तक। ये प्रोविजन मेक्स करता है सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉट हायर एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। दिस वन इज आंसर। ठीक है, ये राइट टू एजुकेशन का कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट राइट टू एजुकेशन 21A के अंडर। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इसका आंसर है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स, 40 क्वेश्चन में है, ये वर्ल्ड की मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो जो एरप्ट हुई है रिसेंटली। इट इज़ लोकेटेड नियर टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो माउंट लोआ। तो ये कौन से वॉल्केनोज है, ये माउंटेन खिलियाओ इसका आंसर है। ठीक है, विद रेफरेंस टू द एक्सप्लेनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ये पढ़ लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन के रेफरेंस में आर्टिकल 352, ठीक है, impose still no, consider the following statements. So far national emergency has been proclaimed 2 times, 1962 में हुई थी, देन 1971 में भी हुई थी एक बार, 1975 में भी हुई थी, 2 टाइम, तो 3 तो ये है। ठीक है, फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ठीक है, ठीक है, 1962 चाइनीज एग्रेशन इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, दिस वन करेक्ट। लेकिन सेकेंड प्रोक्लेमेशन 1975 में हुई थी, 1975 में हुई थी, 1971 में भी एक हुई थी, तो दिस वन रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट, और फर्स्ट भी रॉन्ग, तो इसका आंसर है सी, 2 ओनली। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ गया 48, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन देता है, ग्लोबल रिस्क परसेप्शन survey was released by World Bank, World Economic Forum, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, German Watch। कौन देगा, बताइए बताइए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ रिस्क वाला है तो ये कर देगा, नो, ये याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने पब्लिश करी है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2030। ठीक है, इसका हम ये एनुअली पब्लिश होती है, ये भी याद रख लेना, ऑन ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे पे। ठीक है, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं प्रेम्बल वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें प्रेम्बल के रिलेटेड पूछा हुआ है 49, रिपब्लिक जो है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर लिया गया हुआ है। नो, रिपब्लिक लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द आइडिया ऑफ जस्टिस सोवेन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया, राइट, तो आंसर इज 2 ओनली।
ठीक है, 49 का आंसर क्या है? 2 ओनली। ओके। 50 CAG के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ऑडिटेड टोटली और डायरेक्ट होते हैं RBI, ऑयल, नेचुरल गैस, LIC, स्टेट बैंक में से कौन से होते हैं? ये हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, अभी हम उसमें पढ़ेंगे ये पूरा, ठीक है। ये डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ये हमने पढ़ा। द बैंक इज़ टू बिग टू फेल अकॉर्डिंग टू RBI। कुछ बैंक जो है इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने साइज, क्रॉस जुरिस्डिक्शनल एक्टिविटीज़ की वजह से, और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा उनकी, लैक ऑफ सब्सिट्यूट एंड इंटरकनेक्शन की वजह से, तो उनको ये बोलते हैं, ये RBI जो है ये लिस्ट बनाता है इनको, ठीक है, बकेट लिस्ट में लगता है। ये कौन से होते हैं? बैंक जिनका एसेट 2% ऑफ GDP से एक्सीड कर गया होता है, वो इस ग्रुप का पार्ट होते हैं। डीसी फ्रेमवर्क जो है इसको RBI, ठीक है, रिक्वायर्स था RBI टू डिस्क्लोज नेम्स ऑफ बैंक जो डिजिग्नेट होते हैं एज DSIM सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है। 2015 से ये शुरू हुआ था। प्लेस करते हैं इन बैंक्स को अप्रोप्रिएट बकेट्स में, डिपेंड करता है सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस स्कोर्स पे। RBI डिक्लेयर करता है, RBI ने 2023 में 3 बैंक्स को डिक्लेयर करा है DSIB की लिस्ट में, ठीक है। इंडिया में 2023 ईयर के लिए SBI है, ठीक है। कौन कौन सा है? SBI है, ICICI है, HDFC, तीनों ये याद रख लेना, करंट का। आर्टिकल 21A डिक्लेयर करता है कि कोई भी पर्सन डिप्राइव नहीं होगा लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये राइट अवेलेबल है दोनों सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स को। राइट अवेलेबल है सिटीजन्स को, नॉन सिटीजन्स को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया है जजमेंट इन द मेनिका केस इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया है जजमेंट इन द मेनिका केस सब्सिक्वेंट केसेस में, ठीक है। आर्टिकल 21 के रिलेटेड है मेनिका केस, ये इंपॉर्टेंट रख लेना याद, ठीक है। कौन से जो हैं पार्ट हैं आर्टिकल 21 के? राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, पोल्यूशन इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर होना चाहिए, एयर प्रोटेक्ट करना है हैजार्डस इंडस्ट्रीज से, ठीक है। लाइवलीहुड, प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ, इन सब के लिए, ठीक है। रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। सेहत भी चाहिए, ठीक है। ये शेल्टर, ठीक है। फ्री लीगल एड चाहिए, फ्री एजुकेशन, लाइवलीहुड, ठीक है। लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, 14 ईयर ऑफ एज के तक जो आर्टिकल 21 में, ठीक है। फ्री लीगल एड, ठीक है। शेल्टर आ गया, हेल्थ आ गया, प्राइवेसी चाहिए, लाइवलीहुड चाहिए, ये सब आ गया। राइट टू स्पीडी ट्रायल चाहिए, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, ह्यूमन ट्रीटमेंट, डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, तो ये था, ठीक है। बॉन्डेड लेबर, कस्टोडियल हैरेसमेंट, emergency medical aid के रिलेटेड राइट है। राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ स्टेट, ये भी था। और राइट टू द रोड इन हिली एरियाज, बाकी पढ़ लेना। राइट टू इन्फॉर्मेशन, पब्लिक हैंगिंग, डिसेंसी, डिग्निटी के साथ वुमेन को ट्रीट करना होगा। राइट ऑफ द प्रिजनर टू हैव नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। रेपुटेशन, अपील, फैमिली पर्सन अगेंस्ट बट बॉर फेटर्स, स्लीप, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अप्रोप्रिएट उसके लिए। नॉइज़ पोल्यूशन से ऊपर वाटर एयर के रिलेटेड भी हमने कुछ पढ़ा। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)A में आता है, इसी में आएगा फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ठीक है। और स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। कितने ग्राउंड्स पे? टोटल 8 ग्राउंड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा है? सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद स्टेट, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंसिव, ठीक है। ये 8 हो गए, ठीक है। ये जो ये दिए हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये सब के सब, ठीक है, इम्पोर्टेंट। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, ठीक है, इसमें आ गया था। ये प्रोविजन एलिमेंट्री एजुकेशन को ही फंडामेंटल राइट बताती है, ना कि हायर प्रोफेशनल एजुकेशन को, ठीक है। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 2002 में हुआ था, उसके तहत आया था। आर्टिकल 45 इन पार्ट 4 में जो है वो DPSP में, ठीक है।
51A का ये जो ड्यूटी है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन चाइल्ड ऑफ वॉट बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 ईयर, ठीक है। और ये 21A में सिर्फ पार्लियामेंट एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉट प्रोफेशनल हायर एजुकेशन, ठीक है। हवाइन वॉल्केनो किले जो है उसने अरेप्ट हुआ है अगेन रिसेंटली। हवाइन वॉल्केनो किले इरप्ट हुआ है रिसेंटली। किला वॉल्केनो जो है ये एक्टिव शील्ड वॉल्केनो है, ठीक है। एक्टिव शील्ड वॉल्केनो इरप्ट मैग्मा ऑफ लो विस्कोसिटी और लेस डीप है। ये लोकेटेड ऑन द हवाइन आइलैंड में, ठीक है। किलो को माउंट किलो बोलते हैं, वर्ल्ड की मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो मास है, लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न, ठीक है, इस साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ हवाई। हवाईन के साउथ ईस्टर्न पार्ट में ये लोकेटेड है, हवाई स्टेट यूएस, ठीक है। और ये क्लाउड स्लोप्स जो है ये मर्ज करते हैं नियर बाई वॉल्केनो माउंट लोआ ऑन द वेस्ट एंड नॉर्थ इन अ सीरीज ऑफ इरप्शन में, जो कि 1983 में बिगिन हुई थी, कंटिन्यू कर रही हैं अर्ली 21st सेंचुरी तक। क्लाउड जो है इसने प्रोड्यूस किया है रिवर ऑफ फ्लोइंग लावा दैट रीच द सी 10 माइल 16 किलोमीटर साउथ ऑफ द वॉल्केनो। माउंट स्ट्रॉम्बली ये वन ऑफ द 4 एक्टिव वॉल्केनो इटली में है, ये याद रख लेना। माउंट वेसुविस ये लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ नेपल्स इन कैम्पेनिया इटली। Stromboli is in Italy. Mount Kyoto is in Hawaiian Island. Vesuvius is in Italy, in Campania, Gulf of Naples, in Campania, Italy. ये भी इटली में है। माउंट स्ट्रॉम्बली जो है ये वन ऑफ द 8 एओलियन आइलैंड्स वॉल्केनिक आर्क नॉर्थ ऑफ सिसिली में है, ठीक है। और माउंट एटना जो है ये भी इटली में है, ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली में है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ कैटेनिया बिटवीन द सिटीज़ ऑफ मेसीना एंड कैटेनिया में है ये एटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। स्ट्रॉम्बली इज इन इटली, एक्टिव वॉल्केनो है। वेसुवियस जो है गल्फ ऑफ नेपल्स इन कैम्पेनिया इटली में है, ये सिसिली के ईस्ट कोस्ट में है इटली में, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ कैटेनिया, ये कैम्पेनिया था और ये कैटेनिया, ठीक है। एटना कैटेनिया और ये वेसुवियस कैम्पेनिया, ओके। 47 में ये हमने पढ़ा कि आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी 3 बार हुई है, 1962, 71, 75। अक्टूबर 1962 में चाइनीज़ एग्रेशन जो नेफा में था और ये 1968 तक रही, 62 से 68 तक, यानी कि 6 ईयर्स तक ये चली। फ्रेश प्रोक्लेमेशन जो है वो ज़रूरत नहीं थी उस टाइम ऑफ वॉर पे अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। फिर सेकंड प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी 1971 में हुई, अटैक पाकिस्तान के द्वारा करा गया, ठीक है। थर्ड प्रोक्लेमेशन में जून 97 में हुई, 5 में हुई था, ठीक है। वो सेकंड और थर्ड प्रोक्लेमेशन जो है 1977 तक, मतलब कि 1971 वाली कंटिन्यू रही थी, ठीक है। फर्स्ट प्रोक्लेमेशन 1962 एंड 71 जो थे वो ये याद रख लेना कि वो एक्सटर्नल एग्रेशन से रहे थे, ठीक है। ये एक्सटर्नल एग्रेशन से रहे थे और ये इंटरनल डिस्टर्बेंस 1975 में जो इंदिरा गांधी जी ने लगवाई थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे था। दैट इज सर्टेन पर्सन हैव बीन इंसाइटिंग द पुलिस आर्म फोर्सेस अगेंस्ट द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड देयर नॉर्मल फंक्शनिंग। ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम जो है रिसेंटली पब्लिश कराया इसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को 2023 बेस्ड ऑन ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे, ठीक है। ये 5 कैटेगरीज के रिस्क अक्रॉस जो है 5 कैटेगरीज हाईलाइट करता है। इकोनॉमिक हो, इन्वायरमेंट हो, जियोपॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, सोसाइटल हो, ठीक है। ग्लोबल रिस्क जो है उसको डिफाइन करा गया है कि ये पॉसिबिलिटी है अकरेंस ऑफ एन इवेंट, occurrence of an event or condition that if it occurs would negatively impact करेगा significant proportion of global GDP को, population को, natural resources को। टॉप 5 रिस्क फॉर इंडिया क्या है? जो डिजिटल इनइक्वालिटी है, जो पॉलिटिकल कंसेंट फॉर रिसोर्सेज है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, डेट क्राइसिस है, नेचुरल डिसास्टर्स है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग डोमिनेट कर रहा है ग्लोबल रिस्क नेक्स्ट 2 ईयर्स में, और क्लाइमेट एक्शन फेलियर जो है वो डोमिनेट करेगा नेक्स्ट डिकेड पे। इकोनॉमिक इफेक्ट जो कोविड-19 का यूक्रेन वॉर का भी हुआ है उससे भी तो इन्फ्लेशन हुई है। रैपिड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, लो ग्रोथ, लो इन्वेस्टमेंट एरा, टेक्नोलॉजी जैसे एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा जो है इनइक्वालिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाएगी
और डिजिटल डिवाइड। ठीक है, बहुत सारा स्टैटिक मैंने साथ में ही पढ़ा दिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 प्रेमबल का। ठीक है, ये पता होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पूरा टिप्स पे होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic secure all its citizens justice liberty equality fraternity। इसका ऑर्डर याद रखना, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, JLEF, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। जस्टिस हमने कहाँ से लिया था, याद करो, रशिया से, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कहाँ से लिया हमने, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, 5 थिंग्स है। थॉट बिलीफ फेथ वर्शिप। ठीक है, फिर इंश्योर करता है, ठीक है, इंश्योर करता है फिर डिग्निटी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडिया ऑफ, सॉरी, ठीक है, फ्रेटर्निटी अश्योर करता है किसको, फ्रेटर्निटी अश्योर करता है डिग्निटी इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस डे 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट करता है, इनैक्ट करता है और गिव टू आवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फन सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये बता दिया, ऊपर ही मैंने बता दिया था ये। ठीक है, अब CAG का रूल एंड ऑल 50 क्वेश्चन ये जो हमने पढ़ा था। CAG जो है, ठीक है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन में ऑडिटिंग है वो लिमिटेड है इसकी। द रोल ऑफ CAG इन द ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक, प्राइवेट ने लिखा है, पब्लिक लिखा है। ठीक है, पब्लिक कॉर्पोरेशन is limited. Broadly speaking, his relationship with public corporation falls into the following 3 categories. 3 कैटेगरीज है जिसमें फॉल करता है। ठीक है, कुछ कॉरपोरेशन जो हैं ऑडिटेड टोटली और डायरेक्टली बाय द CAG, टोटली डायरेक्टली, जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, वहाँ पे ये ऑयल नेचुरल गैस ऑप्शन में था। ठीक है, याद रखना, दामोदर वैली कॉरपोरेशन ऑयल नेचुरल गैस कमीशन। ठीक है, कुछ अदर कॉरपोरेशन जो हैं ऑडिटेड बाय प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स जो है वो भी ऑडिट करते हैं, जो है अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है CAG की कंसल्टेशन के साथ। अगर नेसेसरी हो CAG जो है सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कर सकता है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड अदर्स। कुछ अदर कॉरपोरेशन जो हैं वो टोटली प्राइवेट ऑडिट्स को सब्जेक्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑडिट जो होता है एक्सक्लूसिवली किससे होता है, प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर से। CAG डज नॉट कम इन टू द पिक्चर ऑफ एट ऑल। ये सबमिट करते हैं एनुअल रिपोर्ट्स अकाउंट्स डायरेक्टली पार्लियामेंट में। एग्जाम्पल ऑफ सच कॉरपोरेशन क्या है, LIC, RBI, SBI, FCI। ये जो है ये वो कॉरपोरेशन है जिनमें प्राइवेट ऑडिट होता है। ऑडिट प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स करते हैं और CAG का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ये हम बेशक गवर्नमेंट बॉडीज लग रही हैं बट ऑडिट प्राइवेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC, ये 3 बॉडीज आपको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहेंगी। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ FCI। ठीक है, रोल ऑफ द CAG जो है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो भी लिमिटेड है। ये ऑडिटेड होता है प्राइवेट ऑडिटर से। जो गवर्नमेंट कंपनीज का वो भी लिमिटेड है, वो देखा हमने। दे आर ऑडिटेड बाय प्राइवेट ऑडिटर्स जैसे RBI, SBI, FCI। ठीक है, ये सब बाय प्राइवेट ऑडिटर्स जो अपॉइंटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ CAG। CAG अंडरटेक करेगा सप्लीमेंट्री ऑडिट करेगा या टेस्ट ऑडिट करेगा ऐसी कंपनीज का। ठीक है, 50 तक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और उसमें हमें क्वेश्चन में बॉडीज जो हमें दी थी, ठीक है, RBI तो हमने देखा कि प्राइवेट ऑडिट है। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसको कहता है, LIC को प्राइवेट ऑडिट है। ठीक है, RBI को भी। ठीक है, तो आंसर इसका है 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 51, प्राण पोर्टल जो है ये जो है ये कॉन्टीन्यूसली न्यूज़ में रहा है, किसके रिलेटेड था। इट इज़ अ पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NCAP। यस, इट्स अ राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम पढ़ेंगे। NCAP जो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर ये जो है ये प्राण पोर्टल है। 4 साल से सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ NCAP इंडिया का फर्स्ट नेशनल पॉलिसी जो है कर्व करने के लिए एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुई है सिर्फ 49
सिटीज़ में आउट ऑफ 131 सिटीज़ 21-22 ईयर फाइनेंशियल ईयर में कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द सेंटर फॉर रिसर्च इन एनर्जी एंड क्लीन एयर CRE के अकॉर्डिंग, जो NCAP के अंडर फंड्स रिलीज हुए 50% से कम यूटिलाइजेशन है। प्राण पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़ एज अ पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ये NCAP के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता है। सिंपल याद रखना है कि प्राण पोर्टल जो है ये NCAP जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता है, ठीक है। हैंस ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ये सपोर्ट करता है ट्रैकिंग ऑफ फिजिकल एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ सिटी एयर एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेशन, उसकी डिसेमिनेट करता है इन्फॉर्मेशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एफर्ट्स अंडर NCAP टू पब्लिक। ये डिसेमिनेट करता है इन्फॉर्मेशन एयर क्वालिटी पे पब्लिक वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू NCAP प्रोग्राम डिटेल प्रोग्रेस सिटी एक्शन प्लान्स, जो भी ये सब है। NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। 2019 में आया था, टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटजी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की टैकल कर रहे हैं कैसे एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम को कंट्री के क्रॉस एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, और पर्टिकुलेट मैटर जो है उसकी कंसंट्रेशन बाय 2026, जो कि बेस ईयर 2017 लिया हुआ है, ठीक है। कंसंट्रेशन बाय 2026 तक 40% रिड्यूस करने का एम है, ठीक है, ये याद रख लेना। और अब हमारे 51 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट 52, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन से फॉलोइंग राइट्स और प्रिविलेजेस जो हैं कन्फर्ड हैं सिर्फ ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया और एलियंस को नहीं है। मैंने ये पहले भी बताया था, 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ये कौन से आर्टिकल के अंदर है? 50, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, ये आर्टिकल 19 के अंदर है। राइट टू सर्व एज अ जज इन द हायर जुडिशरी, ये देखो ये पॉइंट एक्स्ट्रा है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी ठीक था। राइट टू कंटेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्या सिर्फ सिटीजन्स कर सकते हैं? इसकी एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ेंगे। 1 और 2 तो करेक्ट है, 1 और 2, तो ये 1, 2, 3, 4, ये 3rd and 4 ऑप्शन भी करेक्ट है। इसका आंसर है 1, 2, 3, 4, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अभी हम आगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन करके। ऑन अ पर्टिकुलर डे 150 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन राज्यसभा एट द टाइम ऑफ वोटिंग, ठीक है। पर्टिकुलर डे पे क्या है कि 150 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट है राज्यसभा में एट द टाइम ऑफ वोटिंग पे, ठीक है। सिनेरियो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। क्या ये पास होगा विद द सपोर्ट ऑफ सिर्फ 75 मेंबर्स है, ठीक है। ये पास होगा विद द गिवन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट फॉर वोटिंग, ठीक है। ये पास होगा विद द सपोर्ट फॉर मिनिमम 100 मेंबर्स, या ये कैन नॉट पास होगा विदाउट सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 123 मेंबर्स। अब इसकी कंडीशंस होती हैं आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट करने पे कैसे स्पेशल मेजोरिटी आपको पता होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, ये पढ़ लेते हैं पहले इधर। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल मेजोरिटी है। फर्स्ट प्लेस में जो वोटिंग इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट बिल वो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस होना चाहिए। अगर अमेंडमेंट बिल के फेवर में वोटिंग हो रही है, एटलीस्ट हाफ जो है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होना चाहिए। सेकेंडली जो सपोर्टर्स हैं अमेंडमेंट बिल के वो 2/3 ऑफ दोज हु एक्चुअली टेक पार्ट इन वोटिंग, तो दोनों